तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान के सब्जेक्ट के ऊपर। अपनी पिछली क्लासेस में हमने जो भी बातें करी हैं आज उसको करेंगे कंटिन्यू। अपनी पिछली क्लास में हम रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे थे, यानी विराम और गति के जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बात कर रहे थे। आई होप कि ये चीज आपकी समझ में आई होगी कि विराम और गति एक दूसरे से किस तरीके से अलग है या फिर समान भी हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र का कॉन्सेप्ट भी आया था इसके फलस्वरूप। चलिए आज की क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है, और उसको समझेंगे कि फिजिक्स में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे क्लास में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और आगे फिजिक्स में उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एक बिल्कुल ही नए टॉपिक के ऊपर जो आपने पिछली क्लासेस में नहीं पढ़ा होगा। आप में से काफी सारों ने शायद इससे पहले पढ़ा है ना, बट इससे पिछली क्लासेस में तो आपने ये नहीं पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, वैसे जानते होंगे वो अलग बात है, बट सिलेबस में आपके फर्स्ट टाइम ये टॉपिक जो है वो इंक्लूड हुआ है। टॉपिक का नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर। अदिश एवं सदिश, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, अदिश एवं सदिश। हेडिंग पुटअप करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर के चलता हूं। कुछ दिन हम जब यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर पढ़ रहे थे, मात्रक एवं मापन का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो सबसे पहली चीज जिसके ऊपर हमने डिस्कस करा था वो थी भौतिक राशि। वो क्या थी? वो थी भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी एक भौतिक राशि क्या होती है? तो हमने ये बात करी थी कि हर वो राशि, हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, भौतिक राशि कहलाती है। समय को आप घड़ी देखेंगे, समय नाप सकते हैं, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, भौतिक राशि है समय। लंबाई आप नाप सकते हैं, इंच टेप लेकर के आप दो बिंदुओं के बीच की लेंथ नाप सकते हैं, लंबाई नाप सकते हैं, भौतिक राशि हो गया। द्रव्यमान आप नाप सकते हैं, तराजू के ऊपर रख करके किसी चीज को उसका द्रव्यमान नाप सकते हैं, भौतिक राशि हो गई। तो भौतिक राशि हर वो राशि होगी जिसको भी आप मेजर कर सकते हैं, जिसको आप नाप सकते हैं, है ना। आप टेम्परेचर को नाप सकते हैं, ताप को नाप सकते हैं, भौतिक राशि हो गया। विद्युत धारा को नाप सकते हैं, भौतिक राशि हो गया, है ना। इसी तरीके से आप पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं, वो भी भौतिक राशि हो गया। ज्योति तीव्रता, जो प्रकाश की तीव्रता होती है, उसको भी आप नाप सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, है ना। तो ये सारी क्या है? भौतिक राशियां हैं, और इनको हम मूल भौतिक राशियां भी कहते हैं। तो भौतिक राशियों को हमने दो प्रकार में डिवाइड किया था। एक हो गए मूल भौतिक राशि और दूसरे हो गए व्युत्पन्न भौतिक राशि, है ना। ये सारा डिस्कशन हमने करा था, बट अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। भौतिक राशि में हमने ये बात करी थी कि भौतिक राशियों का जो निरूपण है, जो रिप्रेजेंटेशन है, किसी भौतिक राशि को लिखने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। क्यू मतलब भौतिक राशि, क्यू मतलब क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। अब क्यू को लिखने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, सबसे पहले एन और दूसरा यू। यहां पर एन और यू का क्या मतलब हुआ? क्यू मतलब हो गया भौतिक राशि, एन मतलब हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, और यू मतलब हो गया यूनिट यानी मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि के निरूपण के लिए ये दो चीजों की आवश्यकता हमको पड़ी थी इससे पहले, जिसमें हमने देखा था आंकिक मान और मात्रक होना चाहिए। अब स्केलर वेक्टर के अनुसार इसमें एक और चीज की आवश्यकता पड़ती है, वो है दिशा। वो है दिशा यानी डायरेक्शन की भी आवश्यकता इसमें पड़ी। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं ये बात। जैसे मैं लेता हूं एक भौतिक राशि बल को, एक भौतिक राशि ली मैंने यहां पर बल, ठीक है। बल मैंने एक भौतिक राशि लिया, फोर्स। बल कितना होगा?
आपसे पूछूंगा कि आपने जो धरती आपको कितने बल से खींच रही है, या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट पर बल लगा रहे हैं, तो आप एक वैल्यू बताएंगे मुझे। मतलब जैसे सपोज मैं बोलता हूँ कि आप ये बोलेंगे कि कोई 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को जो धरती नीचे जिस जिस बल से खींच रही है, जिस फोर्स से खींच रही है, वो लगभग 10 न्यूटन होगा। एग्जाम्पल, कोई बल है तो आप कैसे बताएंगे 10 न्यूटन। आपने उसमें दो चीज बताई ना, 10 और न्यूटन। 10 क्या है उसका आंकिक मान है, न्यूटन क्या है उसका यूनिट है। ये वाली बात सही हो गई, ये वाली बात सही हो गई कि किसी भौतिक राशि को दिखाने के लिए, बताने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो आंकिक मान हो गया, एक उसकी यूनिट हो गई। तो मैंने आपसे पूछा बल कितना लग रहा है, आपने बोला 10 न्यूटन का लग रहा है, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, कुछ भी आप एक आंकिक मान बताएंगे, उसके पीछे बल का मात्रक लगाएंगे। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। ये वाली बात हमारी सच हो गई कि भौतिक राशि, आंकिक मान और मात्रक, तीन चीजें हमको दिख रही है यहाँ पर। बल क्या है, भौतिक राशि है, ये आंकिक मान है और ये मात्रक है। लेकिन बल के साथ दिशा भी तो है। पृथ्वी आपको कैसे खींच रही है, ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे। ये पृथ्वी है, ये आप खड़े होकर पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर, और अर्थ आपको ऐसे नीचे खींच रही है। ये आपको दिख नहीं रहा है, बट हो तो ऐसे रहा है। कोई भी चीज आप छोड़ते हैं तो पृथ्वी उसको नीचे की तरफ खींच लेती है, तभी तो नीचे गिरती है। मतलब यहाँ पर दिशा भी है, और ये दिशा है पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर। अब जाकर के मैं इस बल को डिफाइन कर पाया हूं अच्छे तरीके से कि एक बल है 10 न्यूटन का, वो किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है, ठीक है, और वो बल पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। मतलब कि वो वस्तु क्या होगी, पृथ्वी के केंद्र की ओर खींची चली जाएगी। बात समझ रहे? अगर मैं किसी चीज को खींच रहा हूं, यानी बल लगा रहा हूं, तो उसे मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं, मतलब बल भी है और दिशा भी है। किसी चीज को धकेल रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने से दूर कर रहा हूं, तो बल भी मैं लगा रहा हूं, साथ में दिशा भी दे रहा हूं, उसको एक डायरेक्शन भी दे रहा हूं। जब आप पुली खींचते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं, तो आप बल तो लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक दिशा में बल लगा रहे हैं। ऐसे खींच रहे हैं रस्सी को नीचे की तरफ, ऐसे नहीं खींचेंगे, ऐसे नहीं खींचेंगे, ऐसे नहीं खींचेंगे। तो बल को लगाने के लिए एक दिशा भी स्पेसिफाई हो गई हमारे पास। ऐसे ही बहुत सारी राशियां होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ती है, दिशा की जरूरत भी पड़ती है, और कुछ के लिए नहीं पड़ती। जैसे दूरी पूछी आपसे दिल्ली, यहां से दिल्ली की दूरी पूछी, आपने बोला 250 किलोमीटर या 300 किलोमीटर। दूरी पूछी, 250 किलोमीटर बताया आपने या 300 किलोमीटर बताया, तो दिशा तो नहीं बताई ना कि यहां से दिल्ली की तरफ आप जाएंगे तो 250 है, दिल्ली से यहां की तरफ आएंगे तो 300 है। ऐसा तो नहीं है, डिस्टेंस तो सेम है, दूरी तो सेम है। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से हमको किसी राशि को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है, किसी राशि को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक लड़का है, अब इसमें दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट है, जरा देखो। दूरी और विस्थापन जो कि मैं आपको पहले समझा चुका हूं, है ना। दूरी और विस्थापन मैं आपको पहले की क्लास में बता चुका हूं। ये देखिए, मैंने इस पर एक क्वेश्चन भी करवाया था आपसे, है ना। मैंने ये लिखवाया था कि ये अदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि है, सदिश राशि है। जरा समझते हैं इस बात को। अगर मैं कहूं ये हमारे पास निर्देशांक अक्ष है, मतलब कि ये नॉर्थ है, ठीक है। नॉर्थ है मतलब ये क्या है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब एक लड़का यहां पर खड़ा है, ये उसका घर है, कुछ भी हो सकता है, घर बोल देते हैं चलो, ये उसका घर है। वो व्यक्ति यहां से निकलता है और पूरब दिशा में जाता है 10 किलोमीटर। 10 ज्यादा हो गया, चलो 1 किलोमीटर कर देते हैं। कहां जाता है, पूरब दिशा में जाता है 1 किलोमीटर। उसके बाद वो उत्तर यानी नॉर्थ की तरफ मुड़ता है और वहां जाता है वो 2 किलोमीटर। अब वो यहां पर पहुंच गया। अब वो कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। बोला आपसे दूरी कितनी हुई, आपने बोला दूरी, पहले वो 1 चला, फिर वो 2 चला, मतलब टोटल 3 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर दी। लेकिन आपसे पूछा विस्थापन क्या हुआ। अब आप जो है ये देखेंगे वो किस दिशा में गया। पहले वो इधर गया इस दिशा में, फिर वो इस दिशा में गया। मतलब विस्थापन क्या है, मैंने आपको बताया था विस्थापन क्या रहेगा इस केस में, ये रहेगा विस्थापन, ये रहेगा AB। अब आप AB कैसे निकालते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लो।
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो √5 आ जाएगा। तो विस्थापन कितना है? √5 किलोमीटर। ये आएगा आपका लगभग 2 पॉइंट समथिंग किलोमीटर, 2.1 या 2.2 किलोमीटर कह लीजिए लगभग। बात को आप समझ रहे हैं? तो जब मैंने दूरी निकाली तो मैंने ये नहीं देखा ये लड़का दाएं गया, बाएं गया, ईस्ट गया, वेस्ट गया, नहीं, मैंने देखा कितना गया, 1 गया, 2 गया, टोटल 3 हो गया। सिंपल सी बात है। दूरी के लिए मुझे नहीं मतलब कि ये किस दिशा में गया, मुझे बस ये पता करना है कितना रास्ता इसने तय करा, अब चाहे वो कहीं भी गया हो। लेकिन विस्थापन के लिए मुझे दिशा देखनी पड़ी। विस्थापन के लिए मुझे क्या करना पड़ा? इसका मोशन देखना पड़ा कि ये पहले ऐसे गया, ऐसे गया, इस दिशा में गया, मतलब विस्थापन हमारा इस दिशा में होगा। ये रहा हमारा विस्थापन। विस्थापन की भी दिशा है। न्यूनतम दूरी होती है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। उसके लिए हमको क्या करना पड़ा? डायरेक्शन देखनी पड़ी, दिशा देखनी पड़ी। दूरी के लिए दिशा का कोई मतलब नहीं है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर सीधे 3 कर दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि जब जब कोई राशियां ऐसी होंगी, कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होंगी कि जिनके निर्धारण के लिए, जिनको फाइंड आउट करने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता पड़ेगी, उनको हम सदिश राशि कहेंगे। तो ये विस्थापन क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। और जिनके लिए नहीं आवश्यकता पड़ेगी उनको हम अदिश राशि कहेंगे या स्केलर कहेंगे भाई। ठीक है, ये एग्जांपल नोट डाउन कर लेंगे जरा जल्दी से। अब एक और चीज देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको। सपोज ये लड़का जो है, फिर से ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा ना? ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं इसमें। ये लड़का जो है आपकी बात सीधे रास्ते पर चल रहा है ना? ये ओ से चलना स्टार्ट करता है। जहां से कोई ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं बेसिकली मैथ्स में, और फिजिक्स में भी हम ओरिजिन शब्द का यूज करेंगे। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, जहां से स्टार्ट करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन, वो उसका ओरिजिन होगा, मूल बिंदु होगा। अब यहां से ओरिजिन से चलना शुरू करता है। ये चलता है बिल्कुल सीधी रेखा में ओ से ए तक, जो कि 4 किलोमीटर है। और उसके बाद ये ए से बी तक आता है, जो कि ए से बी तक की अगर बात करूं मैं तो ये 3 किलोमीटर है। मतलब ये 4 किलोमीटर ऐसे गया और फिर 3 किलोमीटर लौट के आ गया। कहां पर आ गया? बी पर। तो मैं आपसे पूछूंगा इसका विस्थापन कितना होगा? आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, पहले यहां पर था, अब यहां पर है, ये पूरी दूरी 4 है, 3 वो चल के आ गया, बचा कितना? 1 किलोमीटर। तो ये विस्थापन हो गया 1 किलोमीटर। बहुत सही बात है, 1 किलोमीटर ही क्या होगा? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन जरा ध्यान से सुनना आप। अभी क्या करा इसने? ये यहां से ऐसे 1 किलोमीटर बची हुई दूरी भी ओ पर आ गया, मतलब अपने घर पहुंच गया वापस। समझ रहे हैं? ओ पर आ गया। अब की बार विस्थापन कितना होगा? अब की बार विस्थापन होगा 0 किलोमीटर, क्योंकि जिस बिंदु से चलना शुरू करा था वापस वहीं पर आ गया। प्रारंभिक अंतिम बिंदु एक ही, फाइनल इनिशियल पॉइंट एक ही, तो डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, दूरी नहीं पूछ रहा हूं मैं, दूरी की बात नहीं कर रहा हूं, दूरी आप समझ गए। जितना जितना चलता जाएगा उसको जोड़ते जाएंगे, ये नहीं देखेंगे किधर चल रहा है। विस्थापन में हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, आगे गया, पीछे आया, अपनी पोजीशन पर वापस आ गया, मतलब 0 विस्थापन। अब जरा ध्यान से सुनना, ये यहां नहीं रुकता, ये यहां से इस दिशा में, पश्चिम की दिशा में 2 किलोमीटर दूर चला जाता है। या फिर ऐसा बोलते हैं, ये पश्चिम की दिशा में ऐसे यहां पर ए बी सी पॉइंट तक आता है, जो कि यहां से 1 किलोमीटर दूर है। तो अब जरा सोच समझ के बताना मुझे कि सी बिंदु तक अब इसका विस्थापन कितना हुआ? ये जब इस ओ से फाइनली अब ये सी पॉइंट पर गया तो इसका विस्थापन अब कितना होगा? जरा सोच के बताइए। सोचिए इस बारे में कि ये व्यक्ति यहां से ए तक गया, फिर 4 किलोमीटर गया, फिर 3 किलोमीटर वापस आया, फिर वहां से 1 किलोमीटर वापस आया, फिर अब 1 किलोमीटर पीछे चला गया, तो इसका विस्थापन कितना होगा? बताएंगे जरा। चलिए,
तो आप वही लॉजिक लगाएंगे विस्थापन निकालने के लिए। क्या लॉजिक लगाएंगे कि भाई यहां पर है ऑब्जेक्ट, ये उसका प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये अंतिम बिंदु हो गया, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, तो विस्थापन 1 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। ये सोचेंगे आप, इसमें कोई गलती नहीं है। आप लोग जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, जब ये इस बी से ओ तक आया तब भी हमने कहा विस्थापन 1 किलोमीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट 1 किलो, और अब जब ये ओ से सी तक जा रहा है तब भी 1 किलोमीटर विस्थापन। ऐसे हम कैसे समझ पाएंगे? अगर मैंने आपसे कह दिया ओ पर एक लड़का है, उसका विस्थापन 1 किलोमीटर है, तो आप इधर को चलाएंगे उसे, इधर को चलाएंगे, सारी चीजें सेम है, डायरेक्शन सेम है ना। ध्यान से सुनना इस बात को। जब ये लड़का चलना शुरू किया था यहां से, तो इसकी गति की दिशा हमने ये ले ली थी। ये क्या है? ये है भाई गति की दिशा। ये क्या है? जरा ध्यान से समझेंगे इसको, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहोगे आप आगे, इसीलिए मैं इसको यहां पर ही क्लियर कर रहा हूं। ये जो दिशा है ये वाली, ये है गति की दिशा, यानी जो व्यक्ति गति कर रहा है वो इस दिशा में कर रहा है हमारे हिसाब से। अच्छा, वो यहां से कहां चला गया? वो उल्टा चले गया, वो अब की बार इधर चले गया, अब की बार इधर चले गया। गति की दिशा क्या थी? इधर को थी, वो इधर चला गया, विपरीत चला गया। जब विपरीत दिशा में जाएगा तो विस्थापन माइनस हो, ये बात ध्यान रखना। जब विपरीत दिशा में जाएगा तो विस्थापन नेगेटिव होगा, मतलब कि ये -1 किलोमीटर होगा। बात समझ में आई? तो विस्थापन का मान हमने यहां पर देखा, पॉजिटिव भी है, जीरो भी है, नेगेटिव भी है। विस्थापन का मान क्या है? पॉजिटिव भी है, जीरो भी है, नेगेटिव भी है। यानी कि विस्थापन जो है, किसी बॉडी का विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, वह शून्य भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई आपने? नोट डाउन कर लेंगे इसे। चलिए, तो एक हम छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। ये बातें आई होप आपकी अब समझ में आ गई होंगी। मैं ये पॉइंट थोड़ा क्लियर कर दूं, जो हम पढ़ रहे थे, हम अदिश सदिश पढ़ रहे थे, तो यहां से हमको क्या समझ में आया, एक बात, 2-3 पॉइंट इसमें लिख देंगे, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। भौतिक राशियां जो दिशा पर निर्भर करती हैं, कॉमा, सदिश राशि कहलाती है। इनके परिमाण व दिशा दोनों होती है। इनका परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो 2 एग्जाम्पल हमने अभी अभी देख लिए, मैं 2 ही लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप खुद से कैटेगराइज करते जाएंगे। विस्थापन हो गया, बल हो गया, आदि। ठीक है। सेकंड, वे भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज जो दिशा पर निर्भर नहीं करती, अदिश राशि कहलाती है। इनके परिमाण होते हैं, दिशा नहीं।
एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको इसमें दिया है दूरी का, डिस्टेंस का, ठीक है। और इसके अलावा आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अभी आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे चाल आदि। चलिए भाई नोट डाउन कर लेंगे, आज की क्लास का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं और सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन लिखें जल्दी से। एक साइकिल सवार गोल ट्रैक का चक्कर, गोल ट्रैक का एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है। वृत्ताकार लिखेंगे, सर्कुलर ट्रैक। वृत्ताकार ट्रैक की त्रिज्या यदि 50 मीटर हो तो ज्ञात करें एक चक्कर के लिए पूरा एक चक्कर लगाएगा तो कुल दूरी कितनी तय करेगा, यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड। और दूसरा विस्थापन कितना रहेगा एक चक्कर बाद डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से करेंगे, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोग को क्वेश्चन करने के लिए। 1 मिनट बाद इसका आंसर बताएंगे। जल्दी से करें, जल्दी से करेंगे। क्लास 11th में आप लोग आए हैं तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाना चाहिए। अगर नहीं भी होता है कोई बात नहीं, 1 मिनट आप कोशिश करें इस क्वेश्चन को करने की। एक साइकिल सवार गोल ट्रैक पर, सर्कुलर ट्रैक पर, वृत्ताकार ट्रैक पर घूम रहा है। एक चक्कर लगाने में उसको 2 मिनट लग जाते हैं। 50 मीटर का ये सर्कल है, रेडियस, इस सर्कल का रेडियस कितना, 50 मीटर है। तो कितना एक चक्कर लगाने में कुल दूरी कितनी तय करेगा, विस्थापन कितना होगा, जल्दी बताएंगे। जिस बच्चे का आंसर आ जाता है हाथ खड़ा कर ले। जिस बच्चे का आंसर आ जाता है, जितनी जल्दी आंसर देगा कोई तो हाथ खड़ा कर लेंगे, आपका माइक यहां से अनम्यूट कर देंगे, आप आंसर दे सकते हैं। फिर किसी का आंसर आया है बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। जैसे ही किसी का आंसर आता है हाथ खड़ा करके बताएंगे। चलिए टाइम आपका यहाँ पर समाप्त हो गया है, जल्दी बताएंगे। अगर किसी का आंसर आया है तो बताएं, नहीं तो फिर मैं सॉल्यूशन इसका कर रहा हूँ। GIC मान ले, बताइए क्या आंसर आया है। बताइए बच्चे। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सूरज है। जी सूरज जी, सर बताइए और क्या सर आंसर आया आपका? जो आपने क्वेश्चन दिया था सर, इसकी कुल दूरी है सर 220/7 मीटर सर, और इसका विस्थापन होगा 0। विस्थापन होगा 0। वेरी गुड, सूरज ने आंसर दिया है फ्रॉम मान ले। वेरी गुड, बैठ जाएं सूरज। थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का आंसर आया है? अगर किसी का आंसर, जिस बच्चे का आंसर ये सेम आया है हाथ खड़ा करें। जिसका आंसर सेम आया है हाथ खड़ा करें। ठीक है, ऊपर दूसरा जो स्कूल दिख रहा है GGIC शक्ति फार्म, यहां से कोई बताना चाहेगा आंसर? अगर किसी का आंसर कुछ अलग मिला है तो, या फिर आप लोग ऐसे बैठे हैं क्लास में पिक्चर देखने, क्योंकि नोटबुक किसी के पास भी नहीं है GGIC शक्ति फार्म में, कॉपी किसी की नहीं खुली हुई है, बस बैठे हुए हैं। हो सकता है आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको सब याद रह जाता हो क्लास का, तो वो एक अच्छी बात है। चलिए
कुल दूरी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सपोज ये सर्कुलर ट्रैक है, देखिए आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, और थोड़ा सा आपको समझना है। सपोज यहां से चलना स्टार्ट करता है वो व्यक्ति, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या बता रखी है हमको, कितनी है इसकी रेडियस, 50 मीटर का रेडियस है। अब ये कह रहे हैं कि एक पूरे चक्कर के लिए उसकी कुल दूरी कितनी होगी। तो चक्कर कैसे लगाएगा, ऐसे घूमेगा या फिर ऐसे घूमेगा, वापस घूम करके यहाँ आएगा ना, तभी तो एक चक्कर हुआ। मतलब एक चक्कर में ये कितना चल जा रहा है, ये ऐसे इस वृत्त के ऊपर चल जा रहा है। और इसको आपने पढ़ा है कि ये दूरी किसके बराबर होगी, ये दूरी होगी वृत्त की परिधि के बराबर, सर्कमफेरेंस के बराबर, जो कि कितना होता है, 2 पाई r होता है, जहां r क्या है, त्रिज्या है, जो हमको 50 दे रखा है। तो 50 दूनी 100 पाई इसका आंसर हो जाएगा, 100 पाई मीटर, जो कि ये भी करेक्ट है। अगर पाई के वैल्यू आप 22/7 रख देते हैं तो 220/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो जो दूरी है कुल वो निकल के आएगी 100 पाई/7 मीटर। ठीक हो गया, 100 पाई/7। अब विस्थापन के लिए मैंने क्या बोला था, प्रारंभिक बिंदु देखना ए पर है, घूम करके एक चक्कर बाद कहां जाएगा, वापस ए पर। जब स्टार्ट भी उसी बिंदु से करा, खत्म भी उसी बिंदु पर करा, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान, यानी कि दूरी तो 100 मीटर होगी, लेकिन विस्थापन क्या रहेगा, विस्थापन रहेगा 0, क्योंकि एक चक्कर बाद वो व्यक्ति जो है, वो साइकिल सवार उसी पॉइंट पर आ जाएगा जहां से उसने स्टार्ट करा था। समझ में आ गया होगा सबको। अगर समझ में आ गया है तो 2 मिनट के अंदर आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। यही क्वेश्चन है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इसको, बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं। चलिए रेडी हो जाइए। यहां पर क्या हो रहा है, वेरी गुड, सूरज ने सही आंसर दिया था मानने से। देखो क्वेश्चन देखो, 1 मिनट के बाद जो साइकिल सवार द्वारा तय कुल दूरी, विस्थापन क्या होगा। चलिए 1 मिनट के बाद, फिर से टाइम दे रहा हूं आपको 1 मिनट का, जरा सोचिए समझिए, अपने दिमाग को लगाइए इस क्वेश्चन में और सॉल्व कीजिए। 1 मिनट का टाइम है, क्वेश्चन चेंज हो चुका है, वही क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया है। 1 मिनट के बाद क्या होगा, ठीक है, गुड। आंसर जब आपका आप आ जाए तो हाथ खड़ा करें, ठीक है, गुड, जीआईसी मान ले। बताइए आंसर, माइक अनम्यूट कर दिया आपका, बताइए। आपका माइक अनम्यूट हो गया है, जीआईसी मान ले, आंसर बताएं। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है आपका। हेलो सर, मेरा नाम साहिल खनका। साहिल जी बताइए क्या आंसर आया है साहिल आपका। सर विस्थापन 100 और दूरी 110/7। 110/7 मीटर दूरी आया है, और विस्थापन कितना है, 100 मीटर। सर 100 जी। 100 के आगे यूनिट भी बताएंगे आप, मीटर आ रहा है ना। जी ठीक है, गुड, बैठ जाइए साहिल। साहिल ने आंसर दिया है, फिर से जीआईसी मानने से बैठ जाइए। और कोई आंसर देना चाहेगा, किसी का कुछ डिफरेंट आंसर आया है, किसी का कुछ डिफरेंट आंसर आया है, किसी भी स्टूडेंट का, कोई भी। चलिए, तो जीआईसी मानने से साहिल ने आंसर दिया है, इससे पहले सूरज ने आंसर दिया था, करेक्ट आंसर दिया था। ये आंसर चेक करते हैं, वापस से ट्रैक बना दो, ट्रैक बना करके इस आदमी को चला दो। ये आदमी यहां पर था, यहां से चलना शुरू कर रहा था, रेडियस कितना है, रेडियस 50 मीटर है। अब क्या करा, 2 मिनट में ये पूरा चक्कर लगा रहा है, 2 मिनट में ये घूम करके यहां आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, 1 मिनट बाद क्या होगा, तो 1 मिनट में ये यहां से चलेगा, चला 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 और यहां पहुंचेगा इस बी पॉइंट पर, मतलब आधा ही चक्कर लग पाएगा। क्वेश्चन में बोला है 2 मिनट में पूरा चक्कर लगता है, तो 1 मिनट में आधा ही चक्कर लग पाएगा। अब आधे चक्कर के लिए जो दूरी होगी वो क्या होगा, पूरी परिधि तो नहीं चल पाएगी, परिधि का आधा चल पाए, तो परिधि की जो आधी दूरी होगी उतनी ही तय कर पाएगा, आधा। सेमी सर्कल बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है यहाँ पर, तो परिधि कितनी है इसकी, 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो पाई आर हो जाएगा। आर की वैल्यू, रेडियस हमको दे रखी थी 50 मीटर, 50 मीटर,
है ना। तो r की जगह 50 रख देंगे तो 50 पाई आंसर आ जाएगा, 50 पाई मीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि अगर आप 50 पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे तो ये आंसर आएगा जो साहिल ने बताया है हमको मानले से। वेरी गुड, पहला आंसर सही है, आंसर सही है इनका, ठीक है। अगर आप पाई की वैल्यू रख दें तो आंसर 110/7 आएगा। विस्थापन के ऊपर बात करते हैं। विस्थापन के लिए मैंने क्या कहा है आपको, कुछ नहीं देखना है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु। चलना शुरू यहां से करा, पहुंचा यहां पर। इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो होगी ये। तो ये दूरी आपको निकालनी है, ये दूरी आपको निकालनी है AB। अब AB क्या होगा, AB होगा भाई वृत्त का व्यास, सीधी सी बात है ना। AB क्या होगा, वृत्त का व्यास। तो विस्थापन किसके बराबर होगा, विस्थापन होगा AB के बराबर। और AB क्या है, AB वृत्त का व्यास है, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या कितनी है 50, तो व्यास हो जाएगा 50 दूनी 100 मीटर, यानी कि विस्थापन आ रहा है हमारा 100 मीटर, और 100 मीटर करेक्ट आंसर। वेरी गुड, साहिल का आंसर करेक्ट है। इससे पहले सूरज ने आंसर दिया था, वो भी करेक्ट था। क्या ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है, क्या ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया, ठीक है, गुड। तो नेक्स्ट क्लास में मैं चाल और वेग के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूंगा। क्लास में बैठे रहिए, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, थ्योरी भी बताऊंगा, लेकिन आपको क्लास में क्या करना है, कोऑपरेट करना है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।